ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, इंट्रोडक्शन किस तरह शुरू करना है, बॉडी कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, आउटलाइन कैसे बनानी है और कंक्लूजन कैसे लिखना है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपके उन सारे सवालों के जवाबात हैं जो आपको ऐसे के हवाले से कंफ्यूज करते हैं। Before we get started, we want to give a big thank you to everyone who has subscribed our channel, who are our regular viewers, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आप लोग कमेंट्स में अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। इट रियली एनकरेजेस अस टू डू मोर फॉर यू पीपल। वो लोग जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको ऐसे लिखना सबसे मुश्किल टास्क लग रहा होता है और वो इस बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। सो इस ऐसे के वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें एड्रेस हो रही हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राइटिंग ए फॉर्मल ऐसे कैन बी स्कैरी फॉर यू। आपको डर लगता होगा ऐसे कैसे लिखें। ऐसे CSS के एग्ज़ाम में या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अहम क्रूशल पेपर होता है और एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आपने उस पेपर को पास करना है या पास नहीं करना। It is difficult to know where to start, and even though thought of writing an essay can be stressful for you. However, with right information and tips, preparing and writing essay becomes a lot easier. उन सारी टिप्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रीवियस रिजल्ट्स देखें CSS के, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स डिसक्वालीफाई होते हैं, फेल होते हैं, वो essay का पेपर होता है। essay का पेपर क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते स्टूडेंट्स, उसकी वजह ये है कि प्रैक्टिस नहीं होती है। आप ऐसे को एंड के लिए नहीं छोड़ सकते। कुछ चीज़ों के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे अगर आपने अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है तो वो ग्रेजुअली होगी, वो एक दिन में नहीं हो सकती है। आप ये नहीं कर सकते कि ओके लास्ट मंथ में आप अपनी वोकैबुलरी को याद करेंगे, ऐसे नहीं होगा। आपने अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है तो उसमें आप रोज़ उसके बारे में कोई ना कोई चीज़ लर्न करें, कोई नए वर्ड सीखें। इसी तरह अगर आपने अपना रिटन एक्सप्रेशन इंप्रूव करना है तो उसके लिए भी आपको रोज़ एफ़र्ट करनी पड़ेगी। वो एफ़र्ट कैसे होगी? आप रीडिंग करें और राइटिंग करें। रीडिंग आपको ये बताएगी कि आपने लिखना कैसे है। आप जब किसी राइटर को रीड कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप रीड कर रहे हो, कोई बुक रीड कर रहे हो, कोई नॉवल रीड कर रहे हो, कोई आर्टिकल रीड कर रहे हो, तो उसमें देखें कि राइटर ने किस तरह से लिखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि कितनी वेरिएशन है एक्सप्रेशन के अंदर। इसके अलावा आप जब रीडिंग करेंगे तो उससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी और जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके पेन की पावर को इंक्रीज़ कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके पास अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी लॉजिक्स हैं, लेकिन आपको उनको उस शख्स तक कन्वे नहीं करना आता जिससे आप बात कर रहे हैं, तो आप कैसे अपने पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं? आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो कम्युनिकेशन लिख के भी होती है, कम्युनिकेशन बात करके भी होती है, बोल के भी होती है। तो जो पेपर है उसमें आपने लिख के कम्युनिकेट करना है। एग्ज़ाम में एग्जामिनर ने आपको कैसे जज करना है? आपने जो लिखा होगा उससे। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हो, आपके पास बहुत अच्छी लॉजिक्स हों और आपको लिखना भी आता हो, लेकिन आपने उसकी इतनी प्रैक्टिस ना की हो, तो आपको टाइम लगेगा क्योंकि एग्ज़ाम में तो टाइम लिमिटेड होगा और उस लिमिटेड टाइम में आपने एक ऐसा ऐसे लिखना है जो कन्विंसिंग भी हो और जो आपको अच्छे मार्क्स भी दिलवा दे, पास करवा दे। तो जब तक आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, आपके पास आपके राइटिंग स्किल्स नहीं होंगे, तो आप अपने बात को कन्वे नहीं कर सकते हैं रीडर तक। और वो कन्वे करने के लिए आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है। डेली कुछ ना कुछ लिखें। अगर किसी ने डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है तो वो प्रैक्टिस करता है पहले। इसी तरह आपने जब रिटन कंपटीशन में प्रैक्टिस करना होगा तो आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। एंड यू कैन नॉट मास्टर इट इन अ सिंगल डे और अ मंथ। इसके लिए आप ग्रेजुअली रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखें। क्या लिख सकते हैं आप? 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख लें पहले। ये नहीं कर सकते तो आप अपनी ओपिनियन किसी टॉपिक के बारे में, जैसे हम करंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं, उसके कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन शेयर करें। जैसे कुछ व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ओपिनियन को शेयर करते हैं कमेंट्स में, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरह आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी, जो एक तो आपको अपनी ओपिनियन भी शेयर करनी आएगी और दूसरा वहाँ से डिस्कशन से आप बहुत कुछ लर्न भी कर रहे होंगे। ऐसे राइटिंग में जो सबसे पहला स्टेप है वो है
Topic selection. In exam, you will need to pick a topic. Topic selection is the very first and crucial step while attempting essay paper. Unless and until you understand the topic well, don't choose it. It can prove disastrous if you fail to pick the right one. Remember, your success depends on your wise selection. क्योंकि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो वो पूरा का पूरा उस टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग इन अ टॉपिक, a word or a terminology with which you are not familiar, don't go further. सिर्फ वही टॉपिक सेलेक्ट कीजिए जो आप अच्छी तरह से समझते हों और उसके सारे वर्ड्स का आपको मतलब भी आता हो और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है या क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई हो. क्योंकि जो आपने स्टैंड लेना होगा, जिस डायरेक्शन में ऐसे को लेके चलना होगा और फिर उसको प्रूव भी करना होगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. हम आगे जाके कुछ टॉपिक्स को देखेंगे भी पास पेपर्स में से. इसके अलावा एक पूरी सीरीज़ है ऐसे राइटिंग पे जिसमें हमने एक वीडियो में कम्प्लीटली पास्ट पेपर की एग्जांपल्स के साथ ये डिस्कस किया है कि आपने कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है जो आपके लिए सूटेबल होगा और कैसे सिलेक्ट करना है. आपको आई बटन जो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आई लिखा हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी उसका लिंक मिल जाएगा और यू विल फाइंड इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे उसको, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं. टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से एक और बात ये है कि कोशिश करें जो करंट इश्यूज़ हैं उसमें से किसी टॉपिक के ऊपर आप लिखें. अगर तो आपका बैकग्राउंड है इंग्लिश लिटरेचर वगैरह का तो आप कोई लिटरेरी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप जो करंट इश्यूज़ हैं उसमें से कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लें जिसके बारे में आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हों. अब हम बात करते हैं थीसिस स्टेटमेंट की. ऐसे का टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया. ये कुछ रिक्वेस्ट थी. एक अली की रिक्वेस्ट थी कि इंट्रोडक्शन के ऊपर वीडियो बनाएं और थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने कहा कि उनको थीसिस स्टेटमेंट बनाने में बहुत मसला होता है क्योंकि उनको ये बात नहीं समझ आती कि वो कंप्रेस करके कैसे एक दो सेंटेंस में उसको लिखें. तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किस टेक्निक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसको कंप्रेस करने के लिए जो आपके आइडियाज़ और थॉट्स हैं उनको एक दो लाइंस में. और उन्होंने कहा कि काइंडली इनिशिएट वीडियो सीरीज़ ऑन पैराग्राफ एंड एसे राइटिंग. एक पूरी सीरीज़ प्लेलिस्ट है एसे राइटिंग के ऊपर और ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है टोटली एसे राइटिंग के हवाले से. ग़ुलाम फ़रीद ने कहा कि नेक्स्ट वीडियो एसे आउटलाइन फॉर्मेशन के बारे में बनाएं. तो इस वीडियो में हम आउटलाइन के बारे में भी बात करेंगे और अगर आपको आउटलाइन लिखी हुई चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए आउटलाइन की, तो उसके लिए हाउ टू राइट एसे आउटलाइन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के. How to write a strong thesis statement. Ask yourself what you are trying to say. Your thesis statement is your main point of view you are going to prove in your essay. जो thesis statement होगी वो 2-3 लाइंस में आपके मेन आइडिया को समराइज़ कर देगी. 2 या 3 लाइंस से ज़्यादा की ना हो thesis स्टेटमेंट. एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट वो होती है जो रीडर को ये बताए कि इस पूरे एसे में किस हवाले से और किस नुक्ता नज़र से बात की जाएगी. तो जो थीसिस स्टेटमेंट होगी वो लिखने से पहले आप खुद से पूछें कि आपने क्या कहना है, इस एसे में बात क्या करनी है, आपका क्या स्टैंड होगा, आपकी क्या ओपिनियन है, इज़ देयर समथिंग यू आर गोइंग टू प्रूव. आप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या साबित करना चाह रहे हैं, वो थीसिस स्टेटमेंट पढ़कर रीडर को पता चल जाएगा कि आपका इस टॉपिक के हवाले से ये पॉइंट ऑफ व्यू है. फोकस दीज आइडियाज़ इनटू 1 और 2 सेंटेंसेस. जो भी आपका सेंट्रल आइडिया, ओपिनियन, स्टैंड या स्टांस होगा उस टॉपिक के हवाले से, उसको आपने 2 to 3 सेंटेंसेस में कंप्रेस करना है. जैसे आपने पोएम्स पढ़ी होंगी तो उन पोएम्स में क्या होता है, एक सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया होता है पोएम का जो थ्रू आउट द पोएम चल रहा होता है. तो आपको वो पोएम पढ़ते हैं तो आपको उसके बाद पता चलता है कि इसका ये सेंट्रल आइडिया है. तो आपने ऐसे पढ़ने से पहले ही रीडर को ये बता देना है कि पूरा ऐसे वो अगर बॉडी नहीं भी पढ़ रहा तो उसको ये पता हो कि इस टॉपिक के ऊपर जो कैंडिडेट ने ऐसे लिखा है उसकी ये ओपिनियन है एंड ही इज़ गोइंग टू प्रूव इट इन द बॉडी. 2-3 पॉइंट्स जो थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से, एक तो ये कि आप इंट्रोड्यूस योर करेंगे अपने टॉपिक को, ठीक है, एंड गिव रीडर एन आइडिया ऑफ द डायरेक्शन. वहीं से पता चल जाएगा एग्जामिनर को या जो भी रीडर होगा आपके ऐसे का कि आपने ऐसे को किस डायरेक्शन में लिखना है, या आप कोई जो टॉपिक है उसके फॉर जा रहे हैं या अगेंस्ट जा रहे हैं. तो वो
एक दो लाइंस की जो थीसिस स्टेटमेंट होगी उससे रीडर को या एग्जामिनर को पता चल जाएगा। तीन चीज़ें क्या हो गई, पहले टॉपिक, फिर आपका क्या स्टांस है, आप उसके फॉर हैं या अगेंस्ट है, या आप किस डायरेक्शन में उसको लेके चलना चाहते हैं, और तीसरी चीज़ जो उसके बारे में सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स या डिटेल्स हैं। ये तीन चीज़ें आपने थीसिस स्टेटमेंट में लिखनी है। किस तरह से लिखनी है ये हम आगे चल के एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मेक श्योर दैट यू आर एबल टू बैकअप योर थीसिस विद एविडेंस और सपोर्टिंग रिसोर्सेज। आपके पास अपने थीसिस को प्रूव करने के लिए आर्गूमेंट्स, सपोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ थीसिस स्टेटमेंट देखते हैं अब। एक ऐसे का टॉपिक है जो 2020 CSS के पेपर में आया हुआ है, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम से पहले डेमोक्रेसी के टॉपिक को लिख चुके हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं, आपने उसके ऊपर काफ़ी मटेरियल इकट्ठा किया है और आपने उसके ऊपर जो पास पेपर्स में ऐसे आए हुए थे वो भी लिखे हुए हैं। अब आपने एग्ज़ाम में देखा ये वाला टॉपिक और आपने कहा ओके डेमोक्रेसी है तो ठीक है, ये वाला टॉपिक अटैम्प्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ें और उसको समझें। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पहली बात तो ये कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है यहाँ पे, और उसके आगे एक पंक्चुएशन मार्क है। ये पंक्चुएशन मार्क ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपने इस पार्ट को नहीं छेड़ना और इसके हवाले से करनी है जो भी बात करनी है। और ये सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, आपने डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान को रिलेट करना है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के साथ। आर यू एबल टू डू इट? अगर आपको पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के बारे में पता ही नहीं है कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है क्या, आपको इस टर्म के बारे में नो हाउ नहीं है, आपको इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो आप इस टॉपिक को ना चूज़ करें। जब तक आप क्वेश्चन की डिमांड को ना समझें उस टॉपिक को चूज़ ना करें। अगर आपको इस क्वेश्चन की डिमांड समझ आ गई है तो फिर आपने इसको चूज़ करना है। सो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसी तरह अगर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है तो डेमोक्रेसी को एजुकेशन से किस तरह से रिलेट करना है, अगर आप वो करने के एबल हैं तो ही वो टॉपिक चूज़ करें। सिर्फ ये देखकर कि ओके डेमोक्रेसी है या वुमेन एम्पावरमेंट है और आप उस टॉपिक को चूज़ कर लें बग़ैर ये देखिए कि उसमें पूछा क्या गया है, आपके लिए वो डिज़ास्ट्रस होगा। तो अब ये है टॉपिक एसे का, और इसके बारे में हम देखते हैं कि हम थीसिस स्टेटमेंट क्या और किस तरह से बना सकते हैं। तो थीसिस स्टेटमेंट इसकी किस तरह से बन सकती है? डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोलराइज्ड पॉलिटिक्स. There are many internal and external guiding factors resulting in polarization of politics. However, adopting right policies could be fruitful to strengthen democratic culture in Pakistan. ये थीसिस स्टेटमेंट क्या बता रही है? नंबर 1 ये बता रही है कि जो लिखने वाला है वो इस बात के ऊपर कन्विंस्ड है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को जो चैलेंजेस हैं वो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स की वजह से हैं। फिर पोलराइजेशन इन पॉलिटिक्स की क्या रीजंस हो सकती हैं वो बतानी है, और फिर उसके बाद सॉल्यूशंस बताने हैं। हम किसी भी एसे को, किसी भी आर्गुमेंटेटिव एसे को इस डायरेक्शन में लेके चल सकते हैं कि पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड बता दें, उसके बाद हम उसके जो रीज़न्स हैं क्यों है ऐसा वो बताएं, और फिर उसके बाद हम सॉल्यूशंस दे दें। कोई भी ऐसे इस तरह से लिखा जा सकता है कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम असल में है क्या, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस प्रॉब्लम के रीज़न्स क्या हैं, क्यों है ये प्रॉब्लम, और नंबर 3 उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। और यही 3 चीज़ें हम थीसिस स्टेटमेंट में भी डाल सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट आर रीजंस बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, एंड हाउ कुड इट बी सॉल्व्ड। ये 3 चीज़ें, और यही यहाँ पे इस थीसिस स्टेटमेंट में भी डाली गई हैं। अब ये आपको ये बता रही है थीसिस स्टेटमेंट कि कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल गाइडिंग फैक्टर्स जो कि हम आगे आउटलाइन के अंदर डिस्कस करेंगे, और जो आउटलाइन होगी वो इसी के ऊपर बेस कर रही होगी जो हमने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है। और वो फैक्टर्स बताने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस दे देंगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मटेरियल है, वो अगर आपको चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ थीसिस स्टेटमेंट कि आप किस तरह से लिख सकते हैं। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि थीसिस स्टेटमेंट आप कैसे लिख सकते हैं। 3 चीज़ें डालनी हैं आपने।
टॉपिक को डालना है, आपके अपने ओपिनियन उसकी या जो आपकी डायरेक्शन है वो डालनी है, और उसके बाद आपके जो सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स हैं, और वो किस तरह से कि पहले आप प्रॉब्लम बता दें, उसके बाद आप उसकी रीज़न बता दें, और उसके बाद आप उसका सोल्यूशन दे दें, और ऐसे भी पूरा इसी डायरेक्शन में चलेगा। फिर बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ लिखनी चाहिए। Should I write thesis statement in the beginning of essay before outline? Should I write in the beginning of introduction? Should I write it at the end of introductory paragraph? या फिर thesis statement लिखना ज़रूरी भी है या नहीं? Writing is very flexible and diverse. हर राइटर के लिखने का तरीक़ा अलग होगा। आप ऐसे बग़ैर थीसिस स्टेटमेंट के भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं या थीसिस स्टेटमेंट आप बना लेते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि आगे आपने ऐसे की आउटलाइन कैसे बनानी है और उसके बाद पूरा ऐसे कैसे लिखना है। तो थीसिस स्टेटमेंट लिखनी कहाँ है, वो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसको हेडिंग दे के लिखें थीसिस स्टेटमेंट को, या आप आउटलाइन से पहले लिखें। In my opinion, you can write thesis statement within your introductory paragraph without writing it anywhere else. आप उसको आउटलाइन से पहले हेडिंग डाल के ना लिखें, ना ही आप आउटलाइन के बाद लिखें। इस तरह से आप उसको सिर्फ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर ही लिखें। वो कैसे लिखनी है वो हम आगे जाके देखते हैं कि किस तरह से इंट्रोडक्शन को शुरू करना है और कहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। सो यू कैन राइट एन एसे even without a thesis statement, but when you write a thesis statement it is good for you. क्या वजह है कि आप आउटलाइन से पहले अलग से ना लिखें थीसिस स्टेटमेंट को, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा वही बुरा पड़ेगा। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप उसको इस तरह से ना लिखें, आप उसको विद इन इंट्रोडक्शन ही लिखते हैं। और जो एग्जामिनर्स होते हैं दे आर क्वाइट एक्सपीरियंस्ड। अगर आप अलग से हेडिंग डाल के कहीं पे नहीं लिख रहे हैं थीसिस स्टेटमेंट को इवन बिफोर इंट्रोडक्शन, तो आप सिर्फ उसको इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिख रहे हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि ये है मेन या सेंट्रल आइडिया। अगर 2020 का एसे का पेपर देखा जाए तो जो हमने अपने चैनल पर कुछ एसे के टॉपिक्स बताए थे और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बताए थे, जिसने वो प्रिपेयर किए होंगे उसके लिए ना तो करंट अफेयर्स का पेपर करना कोई मसला होगा, ना ही एसे का पेपर करना। करंट अफेयर्स के पेपर में से सब्जेक्टिव पोर्शन 80% उन टॉपिक्स में से था। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। इस साल भी वी विल ट्राई कि हम आपको हेल्प आउट करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताकर, करंट अफेयर्स के हवाले से भी और एसे के हवाले से भी बिफोर एग्ज़ाम्स। अब आप लोगों का टास्क ये है कि वीडियो के एंड पे कुछ टॉपिक्स होंगे, आपने उन टॉपिक्स को देखना है और उनकी थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। कमेंट्स सेक्शन में टॉपिक का नाम लिखें और जो आपने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है वो लिखें। वी विल इवैल्यूएट योर थीसिस स्टेटमेंट। उसके बाद क्या करना है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, या अगर आप अदर देन एग्ज़ाम ऐसे लिख रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ें, फाइंड सोर्सेज, 2-3 जगह से उसको रीड आउट करें ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि टॉपिक किस हवाले से है। आप बुक से रीड कर सकते हैं, आप वेबसाइट से रीड कर सकते हैं, आप पब्लिश्ड आर्टिकल से रीड कर सकते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे कुछ स्टैट्स हैं या कुछ कोट्स हैं या कुछ रेफरेंसेस हैं, उनको आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं और बाद में आप उनको लेटर ऑन याद कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काम आए। So once you have an idea of what you want to say in your essay, that is you have made your thesis statement, you have to find sources और in exam brainstorming करें। सोचें कि आपको जो भी टॉपिक है उसके हवाले से आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करते जाएं। सारे पॉइंट्स लिख लें जो जो आपके माइंड में आ रहे हैं। एग्ज़ाम में आप लिखने लगे हैं ऐसे, वहाँ पे तो आपके पास कोई और सोर्सेज नहीं होंगे, वहाँ पे आपके पास द मेन सोर्स आपका दिमाग ही होगा। जो आपके माइंड में आ रहे हैं पॉइंट्स आप उनको लिखते जाएं और लेटर ऑन आप उनको फ़िल्टर आउट कर लें। जो अननेसेसरी हैं उनको सेपरेट कर लें और जो काम के हैं उनको अलग कर लें। एग्ज़ाम में आउटलाइन आपने पहले रफ़ में बनानी है। रफ़ में आउटलाइन बनाने के बाद उसको नीट करना है। आउटलाइन लिखना क्यों ज़रूरी है? आउटलाइन लिखना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपके लिए ऐसे लिखना आसान हो जाएगा। जब आप आउटलाइन बनाएंगे, आउटलाइन ऑफ योर ऐसे विल हेल्प मेक द राइटिंग प्रोसेस मच ईजियर। इट इज़ ए वे टू ऑर्गेनाइज योर थाट्स। ऐसे के सवाल की ये डिमांड होती है कि आपकी थाट्स ऑर्गेनाइज हों, स्ट्रक्चर्ड हो वो ऐसे। जब तक थाट्स ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, पढ़ने वाले को आपकी बात
सही तरीके से कन्वे नहीं हो सकती है। सो स्ट्रक्चर योर थॉट्स इन वे दैट मेक सेंस। आप जब कोई आर्टिकल पढ़ें तो देखें कि राइटर ने किस तरह से चीज़ों को आपस में लिंक किया हुआ है। तो जिस तरह हमने थीसिस स्टेटमेंट में किया था, हम यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं कि पहले प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद उसके रीजंस को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लेंगे। ये ऑर्डर भी हम फॉलो कर सकते हैं। सो प्लानिंग इज़ वाइटल टू अचीव ए गुड स्ट्रक्चर। प्लानिंग क्या होती है? द प्लान इज़ लाइक मेकिंग ए बुकिंग फॉर मील। It ensures everything is organized, such as number of points and orders in which they are going to be made. आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें जैसे आपने एक सेमिनार अरेंज करवाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले तो आप उन लोगों के बारे में डिसाइड करेंगे जिनको आपने इनवाइट करना होगा, और चीफ़ गेस्ट कौन होगा, सारी चीज़ें आप सोच लेंगे, उनको कहीं लिख लेंगे। उसके बाद आप अरेंजमेंट्स करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, उस हिसाब से आपके पास सीट्स होनी चाहिए। फिर आप ये सोचेंगे कि चीफ़ गेस्ट कहाँ पे बैठेगा। फिर आप ये देखेंगे कि आपने किस ऑर्डर में जो स्पीकर्स हैं उनको बुलाना है। तो ये इसी तरह की एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे भी अप्लाई होती है। इससे भी ज़्यादा आसान एग्ज़ाम्पल आप ये सोच लें कि जैसे एक शादी है, तो शादी में कितने लोग आएंगे, उनकी लिस्ट होगी, फिर उनको इनविटेशन सेंड किया जाएगा और इस हिसाब से सारे अरेंजमेंट्स होंगे कि इतनी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी होगी और एक स्टेज होगा जो ब्राइड एंड ग्रूम के लिए होगा, और उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट्स होंगे उनको कहाँ पे बिठाना है, और फिर ये कि खाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग में होंगी। अगर ये प्लानिंग नहीं होगी तो आपका फंक्शन सक्सेसफुल नहीं रह सकता। इसी तरह यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि आपने ये आउटलाइन जो है ये एक प्लानिंग की तरह है कि आपने अपना पूरा ऐसे एक मैप बना लिया है, एक प्लान कर लिया है कि जो चीफ़ गेस्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ पे आएगा, वो सबसे शुरू में आएगा। और इसी तरह जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो एक लॉजिकल ऑर्डर में फ़्लो करते जाएंगे। एस्से की आउटलाइन की एक लिखी हुई एग्जाम्पल, हाउ टू राइट एस्से आउटलाइन, हमारे चैनल पे एक वीडियो है एस्से की प्लेलिस्ट में, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो देख लें और उसमें आपको डिफरेंट डायमेंशन से किस तरह से एस्से की आउटलाइन को लिखना है वो भी पता चल जाएगा, और उसकी एग्जाम्पल भी, रिटन एग्जाम्पल भी मिल जाएगी। अब हम चलते हैं राइटिंग एस्से, जो कि मेन एस्से अब लिखना शुरू करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन जो है वो सबसे अहम पार्ट है। क्यों? फर्स्ट इम्प्रेशन है। आप अगर किसी फ़िल्म का ट्रेलर देख रहे हैं और आपको वो नहीं पसंद आया तो आप वो फ़िल्म क्यों देखेंगे? तो इंट्रोडक्शन इसी तरह से है कि आपने एक रीडर को एक ओवरव्यू सा दे देना है कि आपने ऐसे में आगे लिखना क्या है। अगर वो कन्विंसिंग होगा, अगर वो अच्छा होगा तो ही रीडर आगे भी पढ़ेगा। अगर वो अच्छा नहीं लगा किसी रीडर को, एग्ज़ामिनर को, तो उसको क्या ज़रूरत है आगे बढ़ने की, आगे वो मज़ीद पढ़ने की। अगर आपको किसी फ़िल्म का ट्रेलर नहीं पसंद आया तो आप क्यों वो फ़िल्म देखेंगे? So the introduction of your essay is one paragraph that introduces your topic and gives an overview of what will be discussed in body of your essay. इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, और इंट्रोडक्शन लिखने के दो तरीके हैं। ये हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आप उस पूरी ऐसे राइटिंग की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, इट विल हेल्प यू अलॉट। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज़ वेयर यू विल स्टेट योर थीसिस एंड आर्ग्यूमेंट्स दैट यू विल बी प्रेजेंटिंग इन द बॉडी ऑफ योर essay. थीसिस स्टेटमेंट को आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखना है, और जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनको भी आपने, जो आउटलाइन के अंदर आपने इम्पॉर्टेंट, आपके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको यहाँ पे आपने रिवील कर देना है, क्योंकि ये आप एक ओवरव्यू दे रहे हैं उन चीज़ों का जो आप ऐसे की बॉडी में जाके लिखने लगे हैं। तो इंट्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ आपके ऐसे का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इंट्रोडक्शन सही होगा, इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो ही एग्ज़ामिनर आगे बढ़ेगा आपके ऐसे को मज़ीद एवेलुएट करने के लिए, अदरवाइज़ वो वहाँ पे ही आपकी फ़ेट को डिसाइड भी कर सकता है। अवॉइड टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन और फाइंडिंग्स इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आपने सिर्फ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, यहाँ पे फाइंडिंग या कंक्लूजन नहीं देना, कंक्लूजन के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, एंड यू विल बी डिस्कसिंग दोज इन द रेस्ट ऑफ द ऐसे। अब हम ये देखते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट को कहाँ पे लिखना है ऐसे के इंट्रोडक्शन में। दो अप्रोचेज़ हैं, ऐसे इंट्रोडक्शन की वीडियो आप देख लें, उसमें बताई हैं।
तो इसमें हम एक अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं जिस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है, और वो अप्रोच ये है कि हमने शुरू में लिखनी है थीसिस स्टेटमेंट। कैसे लिखनी है कि एक लाइन हम कोई जनरल सी लिखेंगे, पहली लाइन या एक दो लाइंस, और उसके बाद हम लिख देंगे आगे अपनी थीसिस स्टेटमेंट। डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट को भी हिट किया जा सकता है। अगर आप डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो वो भी किया जा सकता है, वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन ये जो तरीक़ा है जो अभी हम देख रहे हैं, इसमें पहले आपने एक लाइन लिखनी है, एक सेंटेंस, एक या दो सेंटेंसेस लिखने हैं जनरल, और उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट लिख देनी है। अब क्या है, जो टॉपिक था हमारा वो था पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो इसमें हमने पहले लिखा पोलराइजेशन इज़ रिपिंग अपार्ट स्ट्रक्चर ऑफ मैनी डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड। ये लिख ली लाइन, और उसके बाद आगे आ गई थीसिस स्टेटमेंट। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। देयर आर मैनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल गाइडिंग फैक्टर्स रिजल्टिंग इन पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हाउएवर, adopting right policies could be fruitful to strengthen democratic culture in पाकिस्तान। जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे वो हम लिखेंगे आउटलाइन के अंदर। क्या क्या इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं आउटलाइन में? सबसे पहले हम नंबर 1 पॉइंट पे होगा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद ग्रेजुअली जो जो भी पॉइंट्स होंगे जो लिखने होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है यू आर गोइंग टू पुट विद इन योर एसे। तो उस इंफॉर्मेशन को आपने लॉजिकल ऑर्डर से अरेंज करके और उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरह करके लिखते जाना है। इंटरनल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि एथनिक ग्रुप्स हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और इनक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनक्वालिटी है, और पावर पॉलिटिक्स है, और सोशल इमोबिलिटी है, क्लास स्ट्रक्चर। उसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे वॉर एंड टेरर है, और उसके बाद हम सोल्यूशंस दे देंगे जैसे कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, और रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम सोल्यूशंस में लिखते हैं। तो इसी ऑर्डर में आउटलाइन चलेगी, और ये थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर बेस करी होगी कि हमने यहाँ पे लिखा था कि इंटरनल फैक्टर्स हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो हम इंटरनल फैक्टर्स कुछ बता देंगे और कुछ एक्सटर्नल बता देंगे, और उसके बाद हम अडॉप्टिंग राइट पॉलिसीज़ के अंदर जो सोल्यूशंस होंगे वो बता देंगे, और लास्ट में जो कंक्लूजन होगा वो इन सारी चीज़ों को एंडोर्स कर रहा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख के ये कहते हैं कि हमें लिखना बताएं। तो एक एग्जांपल ये हो गई इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने की। ये थीसिस स्टेटमेंट लिखने के बाद आगे जो भी आपके मेन पॉइंट्स या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जैसे अभी ये मैंने बताए हैं, कुछ ये डिस्कस किए हैं, वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट लाइन होगी वो एस्से इंट्रोडक्शन की एक कंक्लूसिव लाइन होगी। ये हो गई एग्जांपल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने की, थीसिस स्टेटमेंट लिखने की। दूसरा ये कि एस्से का इंट्रोडक्शन या कोई भी पीस ऑफ आपका राइटिंग हो, उसका इंट्रोडक्शन या उसको जैसे स्टार्ट करना है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है। किसी कोटेशन से भी हो सकता है या किसी क्वेश्चन से भी हो सकता है। अगर आपको कोई कोटेशन नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे लिखना शुरू नहीं कर सकते हैं। आप कोटेशन के बगैर ऐसे लिखना शुरू कर सकते हैं। और क्वेश्चन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता होगा कि क्वेश्चन से हम कैसे स्टार्ट करें, तो उसकी भी एग्जांपल है कि क्वेश्चन से किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। Why polarized politics is tearing at the seams of democracies globally? How has polarization come to boil in so many places around the world, including Pakistan? ये हो गए एक दो सेंटेंसेस जनरल, और उसके बाद आगे हमने आगे लिख दी थीसिस स्टेटमेंट। Democracy in Pakistan is significantly influenced by the polarized politics. There are many internal and external guiding factors resulting in polarization of politics. However, adopting right policies could be fruitful to strengthen democratic culture in Pakistan. अब ये देखिए कि हाउ एवर, इसी तरह आप बट या इससे अलावा भी कोई वर्ड लगा सकते हैं। तो ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर हो गया। थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, आउटलाइन कैसे लिखनी है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को कैसे आपने स्ट्रक्चर करना है, और इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन को कैसे स्टार्ट करना है। अब आपने करना ये है कि जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ने लगें, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप देखें, एक तो ये कि डिफरेंट राइटर्स को पढ़ें और देखें कि वो किस तरह से स्टार्ट लेते हैं, वो अपने पीस ऑफ राइटिंग को किस तरह से शुरू कर रहे हैं, और जहाँ पे देखें जिसने क्वेश्चन से स्टार्ट किया हुआ है वो किस तरह से स्टार्ट किया हुआ है, तो आप भी वैसे कर सकते हैं। ये आपकी लर्निंग होगी। लर्न मैक्सिमम फ्रॉम वट एवर यू रीड। अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो आप उससे वोकेबलरी भी लर्न करें, आप उससे पंक्चुएशन भी लर्न करें, आप उससे लिखने का तरीका भी सीखें, आपका एक्सप्रेशन ऐसे ही इम्प्रूव होगा।
इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आई है बारी बॉडी की। आपके ऐसे का हर पैराग्राफ में एक यूनिक क्लेम या एक यूनिक आर्गूमेंट होना चाहिए जो आपके थीसिस को सपोर्ट कर रहा हो। ऐसे को स्ट्रक्चर करने का या बॉडी में आर्गूमेंट्स को अरेंज करने का एक तरीका ये भी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है, जो नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, वो आपने सबसे पहले लिखना है, और जो नंबर 2 पे इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इंपॉर्टेंट आपका आर्गूमेंट होगा, वो आप बचा के रखें कंक्लूजन से पहले लिखने के लिए। जो कहते हैं कि आप का आगाज़ और अख्ताम बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, तो एंड भी अच्छा होना चाहिए और जो आगाज़ है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सो व्हेन यू हैव रिटन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट आफ्टर इंट्रोडक्शन, और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो आपने बिफोर कंक्लूजन लिखा है, तो बाकी के जो आर्गूमेंट्स होंगे यू कैन सैंडविच देम बिटवीन योर स्ट्रॉन्गर पैराग्राफ्स। बॉडी में जो पैराग्राफ्स होंगे, एक पैराग्राफ में क्या चीज़ें होंगी, जिस तरह से एक एसे के पार्ट्स होते हैं उसी तरह के एक पैराग्राफ के भी पार्ट्स होते हैं। एक टॉपिक सेंटेंस होगा जो कि पैराग्राफ किस हवाले से है ये बताएगा। जिस तरह एसे का एक सेंट्रल आइडिया या टॉपिक सेंटेंस या थीसिस स्टेटमेंट होती है, इसी तरह एक पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होगा, वो ये बताएगा व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव इन दिस। उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे। सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होंगी? सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी। फॉर एग्जांपल, आपने जो टॉपिक सेंटेंस बनाया है उसके अंदर उसको एंडोर्स करने के लिए कोई स्टैट्स डाल दी हैं। अगर आप लिख रहे हैं कि विमेन एजुकेशन के बारे में, और आपने टॉपिक सेंटेंस में लिखा है पाकिस्तान इज़ लैगिंग बिहाइंड इन विमेन एजुकेशन, तो आप सपोर्टिंग डिटेल्स में ये डाल सकते हैं कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है, और फिर ये कि ख़वातीन का लिटरेसी रेट क्या है, फिर ये कि ख़वातीन का ड्रॉप आउट रेट क्या है, यानी कि स्टैट्स भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप ये चीज़ें भी डाल सकते हैं कि किस एरिया में क्या कल्चर है जो इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करे, तो ये आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी। सो हाउ यू कैन बैकअप योर टॉपिक सेंटेंस, ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे। व्हाट सोर्स यू यूज़ टू सपोर्ट योर क्लेम। कंक्लूडिंग या ट्रांजिशन सेंटेंस होगा। कंक्लूडिंग सेंटेंस यानी कि वहाँ पे बात ख़त्म हो रही होगी, तो उस पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा, या फिर वो ट्रांजिशनल सेंटेंस होगा, यानी कि वो सेंटेंस होगा जो उस पैराग्राफ को नेक्स्ट पैराग्राफ से कनेक्ट कर रहा होगा। पैराग्राफ लिखते हुए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूज़ करें आप कनेक्टर्स। इससे आपकी राइटिंग में ब्यूटी आती है, जैसे फर्दर मोर, मोर ओवर, सब्सिक्वेंटली, एडमिटेडली, नेवरदलेस, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करें। कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं। इनकी कंप्लीट लिस्ट जो है वो हाउ टू राइट पैराग्राफ ऑफ एसे, उसके अंदर हमने शेयर भी की हुई है, वो आप देख लें। और इसी तरह जो कंक्लूजन, जहाँ पे जो कंक्लूडिंग सेंटेंस हो, उसके लिए भी कुछ कनेक्टर्स होते हैं, जैसे इन एसेंस, दस, कंक्लूसिवली, फाइनली, इन ए नटशेल, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके आप लास्ट पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस को लिख सकते हैं। इसके अलावा जब आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में जो बात करनी हो उसके हवाले से कुछ ना कुछ आप उससे पहले वाले पैराग्राफ में लिख दें। जो लास्ट सेंटेंस हो वो नेक्स्ट पैराग्राफ से कनेक्टेड लगे, ऐसा ना लगे कि हैपैज़र्ड है आइडियाज़ या वो डिस्क्रीट है बिल्कुल। अब बात करेंगे हम कंक्लूजन की। कंक्लूजन इज़ द लास्ट पैराग्राफ इन योर एसे। द यहाँ पे आप रैप अप कर रहे हैं अपने एसे को। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कंक्लूजन जो है वो ये है कि आप रीफ्रेज कर दें अपने थीसिस स्टेटमेंट को वहाँ पर, और कुछ ये भी कहते हैं कि इंट्रोडक्शन को उल्टा कर दें तो वो कंक्लूजन बन जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपने वही बात लिखनी है, वही रीफ्रेज करके लिखना है अपने कंक्लूजन में जो आप ऐसे के इंट्रोडक्शन में लिख चुके हैं, तो फिर कंक्लूजन की ज़रूरत ही क्या है? सवाल ये है कि कंक्लूजन अगर रीस्टेटमेंट ऑफ योर थीसिस है या रीफ्रेजिंग है इंट्रोडक्शन की, तो फिर ना ही लिखा जाए, या फिर यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि सी इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपने वही चीज़ें वहाँ पे रेप्लिकेट करनी है। तो कंक्लूजन इज़ नॉट ए रेप्लिका ऑफ इंट्रोडक्शन। कंक्लूजन में आपने एंडोर्स करना है उन चीज़ों को जो बातें आप कर चुके हैं। आपने अगर डिबेट कॉम्पिटिशन्स देखे हों या अगर आपने ख़ुद उनमें पार्टिसिपेट किया हो, तो आपको पता होगा कि जब एंड हो रहा होता है तो वो किस तरह का होता है। एक डिबेट का एंड वो एंडोर्सिंग होता है। तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो ऐसा ही होना चाहिए। यू कैन नॉट स्कोर गुड इन एसे विदाउट ए स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। पहला इंप्रेशन भी अच्छा होना चाहिए, एज आई सेड अर्लियर, और लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा होना चाहिए। सो जो आपकी फाइंडिंग्स होंगी, जो भी आपने डिस्कशन की होगी बॉडी पैराग्राफ से, वो यहाँ पे आप रैप अप कर रहे होंगे। इट इज़ ए पिच दैट कन्विंसेस द रीडर यूजिंग रेटरिक।
ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो भी बातें आप कर चुके हैं यहाँ पे आप किस तरह से उनको एम्फेसाइज करके बताते हैं कि जो बातें आपने कही हैं वो सही थी, उनको एंडोर्स कैसे करते हैं। जब आप कंक्लूड कर रहे होंगे अपनी बात को, तो एक तो ये कि आप कोई नई बात नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे ओहो एक बात तो कहना भूल गए हम। जैसे अगर कोई डिबेट कर रहा हो तो उसका कोई पॉइंट अगर बीच में स्किप हो जाता है तो वो ये नहीं करेगा कि ओहो ये बात मैं भूल गया था तो अब मैं कंक्लूजन में कहता हूँ। कंक्लूजन में आपने कोई नई बात नहीं करनी है। कंक्लूजन इज अ क्लोजिंग पैराग्राफ दैट ब्रिंग्स टुगेदर बॉडी पैराग्राफ्स इन अ यूनिफाइड थीम। कंक्लूजन में आपने कॉम्प्रहेंसिव वर्ड्स यूज़ करने हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूट, यानी कि एक वर्ड लिख के आप बहुत सारा उससे मीनिंग कन्वे हो रहा हो, क्योंकि आप वो सारे आर्ग्यूमेंट्स तो पहले लिख चुके हैं और ना ही आप उनको यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाहते हैं। और अगर आप वो लिखेंगे भी तो वो बहुत सारे होंगे, तो कॉम्प्रहेंसिव वर्ड्स होने चाहिए जो एक दो वर्ड से बहुत ज़्यादा मीनिंग कन्वे हो रहा हो, वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स हों। इन ए फ्यू सेंटेंसेस समराइज योर आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द बॉडी पैराग्राफ। सारे आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिख सकते आप और ना ही लिखने हैं। एंड फाइनली रैप अप योर फाइंडिंग्स इन वन फाइनल सेंटेंस। जब भी आप फॉर एग्जांपल जो हमने पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस किया या थीसिस स्टेटमेंट जिस टॉपिक की डिस्कस की, अगर हम उसी का कंक्लूजन लिख रहे हो तो हम उसके कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? हम उसके कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं, सारे फैक्टर्स बताने के बाद, जो भी इंटरनल फैक्टर्स से एक्सटर्नल फैक्टर्स से और सोल्यूशन बताने के बाद, जब हमने सोल्यूशंस बता दिए तो हम कहेंगे कि अगर इन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान में अमल हो तो हम होप करते हैं कि नियर फ्यूचर में पाकिस्तान हम हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक हेवन एंड अर्थ बन जाएगा। कंक्लूजन में आप कोई कोटेशन भी लिख सकते हैं, उसको मज़ीद पावरफुल बनाने के लिए आप कोई कोटेशन एंडोर्समेंट के लिए कंक्लूजन में डाल सकते हैं। कंक्लूजन में ऑप्टिमिज्म या पॉजिटिविटी होनी चाहिए। मेक श्योर कि आप एक हैप्पी एंडिंग दे रहे हो। जैसे किसी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है, शहज़ादा और शहज़ादी की कहानी के एंड में सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो इसी तरह जो आपका कंक्लूजन है, जो आपका ऐसे ख़त्म हो रहा होगा, वो आपने एक होपफुल एंड देना है उसको। पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म होना चाहिए कि हाँ सब चीज़ें सही हो सकती हैं, क्योंकि आपने सारे आर्ग्यूमेंट्स दे दिए हैं, रीजंस बता दिए हैं और उसके बाद आपने सॉल्यूशंस भी दे दिए हैं कि, और आप उन सॉल्यूशंस से कन्विंस्ड हैं कि अगर इन चीज़ों के ऊपर अमल किया जाएगा तो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। इसलिए आप उस चीज़ को एंडोर्स कर रहे होंगे जब आप पॉजिटिविटी देंगे कंक्लूजन में, जब आप एक होप देंगे एंडिंग में। आपका फाइनल सेंटेंस ऐसा हो जो रीडर को कन्विंस कर दे दैट यू हैव प्रूव्ड योर थीसिस। ऐसे कंक्लूजन आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है टू लीव योर रीडर विद ए फेवरेबल इम्प्रेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यू हैव जस्ट मेड। वो प्रॉमिसिंग होना चाहिए, उसमें हाईलाइट करें इंपॉर्टेंट चीज़ों को, एंडोर्सिंग होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए, और ये बात होनी चाहिए दैट यू हैव प्रूवन योर पॉइंट्स। सो स्टार्ट एंड फिनिश शुड बी सेटिस्फाइंग। कंक्लूजन लिखने में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? अवॉइड डिस्कसिंग एनी न्यू आइडियाज़, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। कोई नई चीज़ नहीं लिखनी कंक्लूजन में। अगर कोई पॉइंट भूल गए, लिखना स्किप हो गया है, तो वो कंक्लूजन में भी नहीं डालना। इट इज़ नॉट अ रिपीट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। इट इज़ नॉट जस्ट द समरी ऑफ एसे बॉडी। रीडर को ये बात पता चले दैट देयर हैज़ बीन डेवलपमेंट बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ योर एसे। इसलिए इट इज़ नॉट जस्ट रेप्लिका और समरी, क्योंकि जो आपका सारा आर्ग्यूमेंट डेवलपमेंट होगी वो बॉडी में हो चुकी है। सो नाउ कंक्लूजन इज़ अनदर थिंग जो आपके इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स या पॉइंट्स का एक ब्रीफ सा रीकैप दे with using comprehensive words, link them and direct towards broader implications। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि हम इस तरह से बात कर सकते हैं, जो हमने टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया आज, कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कल्चर फ्लरिश कर सकता है, जो हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अच्छा होगा। सो टुवर्ड्स अ ब्रॉडर इम्प्लिकेशन हम जा रहे हैं। और इसके अलावा किसी कोड के ऊपर भी एंडिंग की जा सकती है। अब हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जो 2020 के पेपर में आए हैं। IMF बेलआउट्स, रोड्स टू स्टेबिलिटी और रेसिपीज़ फॉर डिज़ास्टर। फिर है ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। इसमें फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात की जा सकती है। इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर ए डिजिटल रेवोल्यूशन? जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस के सिस्टम
के ऊपर बहुत बात हो रही है, तो इस तरह के किसी हवाले से भी बात की जा सकती है इसमें. इट इज़ ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन यू हैव and how you are going to put in your essay. Pakistan and future of Kashmir cause, Pakistan's informal economy the way forward. Informal economy क्या होती है? अगर आपको informal economy का नहीं पता तो आप इस टॉपिक को नहीं अटैम्प्ट कर सकते. चूज़ एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, उसके बारे में स्टडी करें, रीड करें, और जो थीसिस स्टेटमेंट आप बनाएं वो कमेंट सेक्शन में लिखें. वी विल इवेलुएट योर थीसिस स्टेटमेंट. टॉपिक लिखें ऐसे का, और जो आपने थीसिस स्टेटमेंट बनाई हो वो लिखें. We will be happy to read the comments if you share your positive feedback in the comment section. और जो ऐसे राइटिंग के ऊपर हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें ताकि आपको इंडिविजुअली हर स्टेप के बारे में डिटेल से पता चल जाए कि टॉपिक सिलेक्शन किस तरह से करनी है, आउटलाइन किस तरह से बनानी है, और पैराग्राफ राइटिंग में जो कनेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं वो, और जो टिप्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल से पता चल जाए सारी बातें. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any update.